सीधा रुख करेंगे। हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे इस दौरान क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। अनट्रीटेड पानी की बूंद यमुना में नहीं जाएगी। हमने उसके लिए पूरी बड़ी योजना वो बनाई है। जितने हमारे शहर लगते हैं या हमारे इंडस्ट्रियल जोन लगते हैं, हर जोन के अंदर चाहे एसटीपी लगाने की बात है और चाहे ईटीपी लगाने की बात है कि उसको ट्रीट करके हम पानी को यमुना में पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि मां यमुना वो स्वच्छ रहे और वहां किसी प्रकार का पोल्यूशन ना फैले। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम सालों से डंपिंग ग्राउंड में जमे कचरे को भी साफ कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं, अगर दिल्ली में आप लोग जाएंगे या हमारे राव साहब बैठे हैं गुरुग्राम के अंदर, कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे। हम देख रहे थे, समाधान नहीं था, समस्या बन रहे थे, उसकी तरफ सोच ही नहीं रहे थे। अगर किसी ने आकर के उनकी तरफ सोचा, मैं तो हैरान भी हूं, परंतु आज मुझे कहना पड़ रहा है इस बात का कि इस प्रकार के भी लोग हुए हैं। अपनी थोड़ी वाहवाही के लिए उस डंपिंग के ऊपर खड़े होकर के कि इसको हम साफ कर देंगे, ये भी एक पोल्यूशन है। किस प्रकार से धोखे में रख करके लोगों से खिलवाड़ करना उनकी जिंदगी के साथ, ये भी तो पोल्यूशन का हिस्सा है। परंतु हमने देखा है आदरणीय मोदी जी का जो कमिटमेंट है, और उन्होंने कहा कि ये जितने कचरे के डंप लगे हुए हैं इनको सेग्रीगेशन करके इनका समाधान किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली है चाहे हमारा हरियाणा के अंदर है, कहीं पर भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े पहाड़ की तरह डंपिंग ग्राउंड थे, आज वो छोटे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। लगातार उसके ऊपर गति से काम अगर किया है इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये कर रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक 50% कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो चुका है। उसके ऊपर काम भी किया है, खाली बात ही नहीं हुई है। धीरे धीरे करके मैंने कहा कि वो सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। और बाकी पर भी काम तेजी से चल रहा है। उस सारे को समाप्त करने का काम वो लगातार सरकार करती है, परंतु उसके अंदर हम सब की भी बड़ी भूमिका होती है। आदरणीय मंत्री जी बता रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। अभी एक हमने वीडियो भी देखी है, बहुत छोटी वीडियो है, उस वीडियो को देखने से ही हमें प्रेरणा मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। अरे बीमारियों को तो हम अपने नजदीक लेकर के आ रहे हैं। इतना ज्यादा अगर देखें पोल्यूशन, जिसकी पूरी चर्चा भी की है, अगर हम सब की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है, सरकार योजना बनाती है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि ये 2012 के अंदर कानून बना था, परंतु कितनों ने लागू किया है इसको। सरकार सख्ताई से लागू करवा सकती है, ये सारे सिस्टम हैं, परंतु हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम पोल्यूशन को कम से कम करें, पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करें। चाहे मेरे घर का कचरा है, चाहे अन्य कोई कचरा है, अगर हमने उसके ऊपर ही कंट्रोल कर लिया तो ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो भाइयों वो हमें आज दिखाई दे रहा है। और गति से इसके अंदर बड़ा सुधार आएगा, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के ये चिंता भी है। अगर हम देखें किसी भी क्षेत्र के अंदर, अगर हम देखें पोल्यूशन लगातार, चाहे इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है, जब विकसित भारत बढ़ रहा है तो हम उसके साइड इफेक्ट, जो पोल्यूशन के इफेक्ट हैं, उसकी तरफ भी हमने उतनी गति से सोचने की आवश्यकता है कि ये पोल्यूशन ना हो, इसका समाधान क्या हो।
उन समाधानों के ऊपर भी हमने मिलकर के काम करना है। और उसको लेकर के मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज जो ये स्टेट इन्वायरमेंट प्लान 2025 जो लॉन्च हुआ है, ये इस कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि हमारा राज्य, हमारा प्रदेश ये स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, खुशहाल रहे, उसको लेकर के हमने ये काम किया है। और मुझे खुशी है कि प्रदेश में लगभग 7,000 अस्पतालों से प्रतिदिन जो निकलने वाला बायोमेडिकल अपशिष्ट है 22 टन हमारे हरियाणा के हॉस्पिटलों से हर रोज, आप कल्पना कीजिए 22 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट जो 100% उसका 100% निपटान करने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। उसको कहीं भी इधर उधर नहीं हो जाता। यह निपटान 11 सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के माध्यम से ये किया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक कचरे के निपटान के लिए भी हमने फरीदाबाद के पाली में एक सामान्य खतरनाक कचरा प्रबंधन स्थल वो भी बनाया है, जिससे कि लोगों के जीवन के ऊपर उसका इफेक्ट ना पड़े। यह सुविधा पूरे राज्य से आने वाले खतरनाक कचरे के सुरक्षित निपटान की ये गारंटी देता है। और ताकि हमारी सोच भी है कि अगर स्वच्छता होगी, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, विकास की गति बढ़ जाएगी। मित्रों, हम सब जानते हैं अभी कोरोना का समय था, कोरोना के समय के अंदर क्या हालात हुए हैं, किस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं। एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति भी अगर उसको बीमारी घेर लेती है तो कितना ही गति से काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी गति को ब्रेक लगा देता है, ये हम सब जानते हैं। परंतु जब वातावरण स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ होंगे, तो विकास की गति भी बढ़ेगी। साथियों, आज के समय में हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उसके बारे में भी हम सब जानते हैं। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, हमारा ये पंखा लग रहा है, खराब हो जाता है, हमने सोचा है कि ये कहाँ जाएगा। हमारा एसी है, खराब हो गया है, या वो लाइक ही नहीं रहा चलने के लिए, वो कहाँ जाएगा। हमारे अन्य बहुत सारे ऐसे सामान हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो उनका कहाँ पर निस्तारण होगा, वो कहाँ पर जाएंगे। भाइयों, इसके लिए भी ये हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इससे निपटने के लिए प्रदेश में 42 हमने ई वेस्ट रिसाइकल काम कर रहे हैं। इसके अंदर आने वाले समय में हम हर जिले में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। हम अगर आप देखेंगे कि जो हमारी गाड़ियां भी हैं, गाड़ियां जो कंडम हो जाती हैं, जो गाड़ी कंडम हो गई उसकी क्या स्थिति है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, उसके लिए भी एक पॉलिसी बनी है। आदरणीय मोदी जी ने उसके बारे में भी विचार किया है और बड़ा उसकी लाइफ भी एक तय की है कि इस लाइफ के बाद उसको कंडम किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। उसके लिए भी अलग हमने सेंटर्स हरियाणा में भी वो खुल रहे हैं। मित्रों, वायु प्रदूषण भी हमारे लिए सबसे बड़ी ये चुनौती में से एक है। हम सब जानते हैं, हमारा किसान है, किसान खेत में पेस्टिसाइड डालता है। एक तो पेस्टिसाइड हमारे अनाज के अंदर आ जाता है, दूसरा वायु को भी पोल्यूशन करता है। दोनों तरफ वो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालता है। और हमने हरित क्रांति की बात कही, परंतु हम बढ़ कहीं और गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से इसके ऊपर भी बजट रखा है। हम सब जानते हैं प्राकृतिक खेती, क्या प्राकृतिक खेती करिए ताकि हमारा जो
पेस्टिसाइड अनाज के अंदर जाता है, उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। हम देखते हैं हमारे हरियाणा के अंदर ही है, क्योंकि हमारी जब मैं बहुत छोटा था मैं देखता था अनाज मंडी के अंदर जब अनाज लेकर के जाते थे, मेरे ख्याल से जो हमारे वहाँ श्रमिक थे 1 क्विंटल की बोरी को वो उठा करके गाड़ी के ऊपर चले जाते थे, और आज वो घट करके मात्र मेरे ख्याल 35 किलो की रह गई है। कितना उसका वजन घटाई, विचार करने की बात है, ये कोई वैसा विषय नहीं है। उस 35 किलो की बोरी को उठा करके भी हम ऊपर नहीं जा सकते। आज वो स्थिति आ गई है मानवता के सामने, क्योंकि हमारे पास संसाधन इस प्रकार के आ गए हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हमने पेड़ तो काट दिए हैं, पेड़ काट दिए, उसका हमने एक समाधान खोज लिया कि एसी लगवा लेंगे। भाई वो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका बहुत ज्यादा, हमारे शरीर के ऊपर कितना इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। हमें पौधे लगाने की आवश्यकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम इसका शुभारंभ किया है। हम सब की जिम्मेवारी है कि इस वातावरण का संतुलन बना करके रखें। आज अगर हम देखते हैं, जब वातावरण के इस वायुमंडल के अंदर अगर असंतुलन हुआ है, तो उस असंतुलन के कारण ही तो हम देख रहे हैं, पता ही नहीं लगता, बादल का बादल गिर जाता है, फट जाता है। कितने गांव तबाह हो गए आपके सामने, उस गांव के गांव चले गए, उसको भागने का भी समय नहीं दिया कि भाग तो जाए घर से निकल करके, वो भी समय नहीं दिया। ये हमारी प्रकृति का संतुलन है जो बिगड़ गया है, और बिगड़ा है तो उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमें उसको विचारनी है, विचार करने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम उसको कैसे दोबारा उसका संतुलन बना करके रखें। और इससे जो वायु प्रदूषण है, जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए अभी हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के 3600 करोड़ रुपए की लागत के क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत की है। और इसके तहत हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें वो भी खरीदी हैं। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए भी सब्सिडी दी है, और आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसों की ज्यादा, ताकि डीजल से, पेट्रोल से ज्यादा पोल्यूशन ना हो। हमने ईवी पार्क खरखौदा के अंदर, रोहतक के अंदर ईवी पार्क बनाने की, और उसके ऊपर हमने सब्सिडी भी दी है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स, उसकी एक पॉलिसी हमने बनाई है ईवी को लेकर के। हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसको लेकर के हमने एक पॉलिसी भी बनाई है, ताकि इन्वेस्टर्स आए और ज़्यादा हमारे वाहन ये इलेक्ट्रिक हों, चाहे वो कार है, चाहे हमारी बसें हैं, चल रही हैं बसें, और चाहे हमारी गाड़ी है, वो भी हम देख रहे हैं, वो भी इससे चल रही हैं। और अभी हमने एक बड़ी फैक्ट्री का भी अभी उद्घाटन किया है। आदरणीय मंत्री जी वहाँ गए थे, हमारे केंद्रीय मंत्री उसमें आए थे, जो हरियाणा की बड़ी ATL फैक्ट्री, जिसके अंदर लिथियम बैटरी वो बन रही है, और बड़ी मात्रा के अंदर वहाँ पर वो बनेगी। ये हमारा, क्योंकि जब हम कोई समस्या हमारे सामने चुनौती बनती है, तो उसके समाधान के लिए भी हम सब बैठ करके उस पर विचार करते हैं। और हमने कि 105 ऐसी बसें जो दिसंबर 2025 तक इस बेड़े के अंदर और जुड़ जाएंगी। हमें लगातार जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक बसें बनाती है उनको हम इसमें जोड़ते हैं, और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करने का हमने निर्णय किया है। और हाई डेंसिटी के
ये ई चार्जिंग जो चार्जिंग है वो लगेंगे, ताकि व्यक्ति को ज़्यादा लंबा इंतजार ना करना पड़े, और कहीं अगर चार्ज करना है तो आधे घंटे के अंदर वो अपनी गाड़ी की बैटरी को रिचार्ज करके दोबारा फिर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ सकता है, उसको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वायु पोल्यूशन का एक बड़ा जो कारण है वो पराली जलाना भी रहा है, और हमने उसके ऊपर हरियाणा में बड़ा काम किया है। और जब हमने काम किया है, हमने किसानों को जागरूक किया है। जब हमारे मंत्री जी बात कर रहे थे कि हमारे जो एनजीओज हैं, हमारी अन्य संस्थाएं हैं, जो लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। सरकार अपने तरीके से काम करती है, परंतु जब हम जागरूक करेंगे तो लोग उस बात को समझते हैं, फिर उसके ऊपर चलते भी हैं। हमने हरियाणा के अंदर एक इंसेंटिव भी दिया कि कोई पराली नहीं जलाएगा, पराली नहीं जलाएगा तो उसके ना जलाने के ही एवज में 1000 रुपए प्रति एकड़ हम उसको देंगे। अब हमने उसको बढ़ा भी दिया, हमने 1200 रुपए एकड़ कर दिया, अभी इसी बजट में किया है, ताकि किसान अपने खेत की पराली ना जलाए। और उसकी एवज में हमने खड़ा किया है बिजली संयंत्र लगाने का काम भी किया है। कई जिलों में लग गए अभी, और लगातार कई जिलों में अभी लगने वाले हैं, ताकि किसान को वो अपने खेत की पराली हो, गन्ने की पाती हो या गेहूं के फाने हो, कोई भी उसका वेस्ट मटेरियल हो, वो उसको जलाए ना, वो उसको काट करके उसके लिए हमने चाहे बेलर है, चाहे रीपर्स हैं, उसके ऊपर भी सब्सिडी देने का काम किसान को किया है, ताकि वो उसको काट करके उस इंडस्ट्री के अंदर जो बिजली से अंतर लगा है उसके अंदर जाकर के उसको बेच सके। सरकार भी इंसेंटिव दे रही है, उसका भी इनकम का साधन खड़ा किया है, ताकि उसको ये जलाने की नौबत ना आए। और उसका क्योंकि जब जागरूक किया है तो हमारे किसानों ने भी उसका पॉजिटिव लिया है, और पॉजिटिव लिया है तो उसके पॉजिटिव परिणाम आए हैं। पॉजिटिव परिणाम ये आए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के अंदर हमारे पड़ोसी राज्य को स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि आप पराली प्रबंधन के रूप में अगर आपने कुछ सीखना है तो हरियाणा से सीखिए। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अंदर कही, क्योंकि उसकी व्यवस्था खड़ी की है। व्यवस्था खड़ी की है तो हमारे किसानों ने ऑन किया है, तो ये पराली प्रबंधन को लेकर के भी हमने उसके ऊपर काम किया है, उनको जागरूक किया है। और पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें हमने दी हैं, 1 लाख से ज्यादा। इसके फलस्वरूप पराली जलाने की जो घटनाओं में वर्ष 2016 के बाद अब तक 90% की कमी आई है। 90% की कमी, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमने उद्योगों से भी निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी सीएनजी और पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा हमने दिया है। वायु की गुणवत्ता की निगरानी भी लगातार की जा रही है, जिसका जिक्र भी किया गया था। इसके लिए प्रदेश में 29 स्वचालित और 46 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 18 और स्टेशन स्थापित करने की हमारी योजना है। मित्रों, हमने जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी ठोस कदम हमारी सरकार उठा रही है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदूषित पानी को साफ करके फिर से उपयोग करके उसका पानी के लायक उसको बनाया जा रहा है। हमने ये भी अभी चाहे गुरुग्राम हो, जहां हमारे इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पर ईटीपी लगा करके पानी को ट्रीट करके रिसाइकल करने का काम, चाहे वो ग्रीन एरिया हो या हमारा एग्रीकल्चर जोन हो, एग्रीकल्चर के अंदर भी हम उसको रिसाइकल ट्रीट करके रिसाइकल करके
उस पानी को देने का काम कर रहे हैं, ताकि पानी की भी बचत हो और वो भी स्वच्छ हो, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मित्रों, इस समय राज्य में कुल अगर हम देखें जो सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता है वो 2343 MLD है। इसका 74% उपयोग हो रहा है। हमारा लक्ष्य सभी डिस्चार्ज जो पॉइंट्स हैं को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर इस क्षमता को 100% करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन ना हो। मित्रों, आज हरियाणा में 201 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत हैं। इन प्लांट्स से निकलने वाले शोषित पानी का जो शोधित पानी है, उस शोधित पानी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। मित्रों, मैं यहाँ पर विशेष रूप से हमारा रेवाड़ी के अंदर जो मैसाणी बैराज का जिक्र करना मैं चाहूँगा, क्योंकि वो बैराज में बरसाती पानी के साथ साथ रेवाड़ी और धारूएड़ा जो हमारा वो क्षेत्र है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है, क्योंकि उसका कई बार विधानसभा के अंदर भी जिक्र हुआ है। हमारे मंत्री जी क्योंकि उसी एरिया से आते हैं और वहाँ पर लोगों की भी बड़ी इस बात की बड़ी ग्रीवेंस रहती थी कि यहाँ पर इंडस्ट्री का अनट्रीटेड पानी वो इसमें छोड़ा जा रहा है, और उसके क्योंकि जब वो जमीन में जाता है, जमीन में जाने के बाद उसके कई प्रकार के दुष्परिणाम भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं। तो हमने उस जो मैसानी बैराज है, उस बैराज को हमने इस पानी को साफ करके खेती और अन्य कामों में उसको लाया जाता है। इसके लिए हमने पूरी रचना योजना बड़ी उसकी बनाई है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। इसके अलावा हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए 27 योजनाएं वो तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं और इनमें से सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत तक वो भी हमें मिलेगा। नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का जो हम नीचे से लगातार पानी का दोहन कर रहे हैं वो भी कम होगा। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अब तो स्थिति ऐसी आ गई है, क्योंकि अगर हम इसको बात करें, इंडस्ट्री इतना बड़ा है, जो ऊपर का हमारा लेवल है पानी का, वो पानी का लेवल भी हमारा खराब हो चुका है, परंतु उसी लेवल से हम पानी पीते थे निकाल करके नीचे से, और धीरे धीरे करके वो नीचे चला गया है। आज अगर हम कई स्थानों के ऊपर देखें तो अगर हमें पीने का स्वच्छ पानी चाहिए तो 800 फुट नीचे चला गया है। ये हमारे लिए एक खतरे की रेड घंटी है। उसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम मैसानी बैराज को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित कर रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया है, अभी बताया भी है, ताकि इसी मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके। मित्रों, इस समय प्रदेश में 19,716 तालाब हैं और इनमें से 11,295 तालाब प्रदूषित हैं। गांव के अंदर जिसका जिक्र किया है कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, हम उसका यूज तो करते हैं, यूज करके उसको वहीं नाली में गिर देते हैं, नाली से बहा करके तालाब में चला जाता है, वो कहीं किसी ड्रेन में चला जाता है, ड्रेन से किसी वो नहर में चला जाता है, नहर से जाकर के वो घूम करके समुद्र में चला जाता है। और समुद्र की स्थिति भी अगर आप लोग देखेंगे कि आज क्या भयानक हो गई है। ये कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है, जिसका जिक्र भी किया है कि ये 400 साल तक समाप्त नहीं होती। जब ये 400 साल तक समाप्त नहीं होती मंत्री जी, तो देखा किसने? पता नहीं कब तक पड़ी रहेगी, इसको तो देखा नहीं, पीढ़ियां ही चली जाती हैं। हमें इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये सरकार का, कई बार सोचते हैं भी सरकार ने, हम सरकार कानून बना सकती है, फोर्सली लागू कर सकती है, परंतु जब तक हमारी एनजीओ, हमारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, हमारे प्रबुद्ध जन
अगर ऐसे विषय के अंदर आगे निकल करके नहीं आएंगे, तो लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर हम काबू पाना हमारे लिए बड़ा कठिन विषय है। मित्रों, हमने खनन गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का और ध्वनि प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए अनेक कदम हमने उठाए हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संतुलित और नियमों के दायरे में वो होना चाहिए, इसको भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। राज्य पर्यावरण योजना केवल 1 या 2 भागों का काम नहीं है। मित्रों, इस योजना के लिए कई विभागों को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन वो किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी। ये हमने निर्णय किया है। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी विभाग मिशन मोड में, जो आज ये लॉन्च किया गया है, हमारा जो स्टेट इन्वायरमेंट प्लान 2025 जिसको आज लॉन्च किया है, इसको लेकर के हमारी पूरी कमेटी वो मिशन मोड में काम करे, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़े और जनता की भागीदारी भी इसके अंदर सुनिश्चित हो। इस प्रकार की रचना योजना हम बनाएंगे ताकि आम नागरिक का भी इसके अंदर सहयोग लेकर के इस वातावरण को शुद्ध किया जा सके। ये हम सब की जिम्मेवारी है। मेरे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ये जिम्मेवारी है। हम उसके अंदर, चाहे मेरे घर से कचरा निकल रहा है, हम उसको कहीं ठीक स्थान पर रखें जहां से उसका निस्तारण होता है, उसकी व्यवस्थाएं की हुई हैं। परंतु हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, पता नहीं उसको कहां छोड़ देते हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं वो हम सब के जीवन के ऊपर पड़ता है। आज मैं विभाग के सभी अधिकारियों को साधुवाद देता हूं कि आज इस इन्वायरमेंट में जो अग्रणी भूमिका निभाते हुए आज स्टेट इन्वायरमेंट प्लान 2025 का जो आज उद्घाटन हुआ है, लॉन्च हुआ है, इसका मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु बाहर के लोग भी जब हरियाणा के अंदर आएंगे तो वो भी यहाँ देख करके इसकी पूरी प्रशंसा करेंगे, उनको भी उसका लाभ मिलेगा। मैं आप सब से भी अपील करता हूँ कि पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और वातावरण को स्वच्छ बनाएं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के लिए एक पेड़ हमें संकल्प लेना चाहिए, एक पेड़ हमने अवश्य लगाना है। पानी की हर एक बूंद को बचाना है, ये हमारा एक नियम होना चाहिए। एक एक बूंद को हम पानी की बचाएं, बिजली और ऊर्जा का सही उपयोग करें, हम उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सही उपयोग करें, ये संकल्प हमने लेना है। और मैं बताना चाहूंगा कि हवा में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हम सब जानते हैं, जिसकी जिक्र भी किया है कि सर्दी के अंदर ग्रेफ 1.4 वो लग जाता है और उसके कारण कई हमारे विकास के कार्य भी रुक जाते हैं। नदियों और तालाबों को जो कचरे से भरे हुए हैं, उनकी हम लगातार चिंता भी कर रहे हैं। हमने पौंड अथॉरिटी इसके अंदर बना करके, पौंड अथॉरिटी के माध्यम से लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मैंने आपको बताया है 2200 तालाब हमने अमृत सरोवर के रूप में विकसित किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम ये अमृत महोत्सव चल रहा है, इस अमृत महोत्सव के अंदर हम अपने अपने जिला के अंदर अमृत सरोवर बनाए। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2200 अमृत सरोवर वो बनाए हैं और 2200 के ऊपर आगे काम चल रहा है। मित्रों, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं, विभाग के अधिकारियों को, कि आज उन्होंने ये जो लॉन्च किया है स्टेट इन्वायरमेंट प्लान 2025, इसका लाभ मिलेगा और देश का ये अग्रणी राज्य के रूप में काम करेगा और इससे और भी लोगों को बहुत सारे इसके लाभ मिलेंगे। और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है कि हम सब मिलकर के इसका सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, जय भारत।